हाँ बेटा, तो हम लोग गुडविल चैप्टर कर रहे हैं। इसमें लिखिए सब लोग, जनरेट प्रॉफिट लिखिए। एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 26, goodwill can be classified under two different heading. Goodwill, पहला सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरा है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड में लिखेंगे it generates automatically by efforts of an enterprise and no payment is required for this goodwill. परचेज में लिखेंगे it is acquired by purchasing company from vendor company in the scheme of business acquisition and consideration is paid for this. आगे लिखेंगे बेटा, it can also be said that goodwill of a company is valued at the time of business acquisition only. Business acquisition only. Concept 2, valuation methods. वैल्यूएशन मेथड्स लिखिएगा। हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं। पहला, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट
और अगला है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पे हमारे पास तीन मेथड हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट पे हमारे पास दो मेथड हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। लिख लिया बेटा? चलो अब सब लोग सामने देखो। देखो बेटा, हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। मतलब इस चैप्टर में हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है हम ये सीखेंगे, और शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे होती है हम ये सीखेंगे। जिसमें से सबसे पहले मैंने शुरू किया गुडविल। तो देखो बेटा, गुडविल है क्या? तो गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कवर करता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ड्यू टू विच एन एंटरप्राइज कैन जनरेट प्रॉफिट। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बात बताओ बेटा, जब भी आपने अकाउंट्स पढ़ा तो अकाउंट्स में आपने ये पढ़ा शुरुआत से, जिस चीज को हम पैसे में मेजर कर सकते हैं उसी की जर्नल एंट्री बनेगी। जिस चीज की वैल्यूएशन नहीं होगी उसकी एंट्री नहीं बनेगी। तो हमारा AS 26 क्या कहता है, ध्यान देना। AS 26 कहता है बेटा कि कि गुडविल फर्म की रेपुटेशन है बिजनेस की जो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। AS 26 के हिसाब से रेपुटेशन बहुत हो लेकिन प्रॉफिट ना हो तो वो गुडविल का कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? हमारे अकाउंट्स में रेपुटेशन का मतलब प्रॉफिट है। अगर मैं आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, दोनों लोग एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरी गुडविल ज्यादा है ना? अगर वो प्रॉफिट के टर्म्स में नहीं है तो अकाउंट के हिसाब से वो कोई गुडविल नहीं है। ठीक है? तो हमने यहां लिखा गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ड्यू टू विच एन एंटरप्राइज कैन जनरेट प्रॉफिट। गुडविल इज फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। हमने पहले कुछ ऐसे एफर्ट्स कर रखे हैं जिसकी वजह से हम भविष्य में प्रॉफिट कमाएंगे औरों से ज्यादा, तो ये हमारी गुडविल है। गुडविल है। अब बेटा AS 26 कहता है कि गुडविल को हम लोग दो हेडिंग में बांट सकते हैं। पहला, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी है परचेज्ड गुडविल। हमारा जो टॉपिक है, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, हमारी कवरेज ये होगी, हमारी कवरेज ये होगी, ये हमारी कवरेज नहीं है ना? क्या क्या बेटा? एक एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी हमसे कहा जा रहा है कि परचेज्ड गुडविल। तो ये क्या होती है अब मैं दोनों आपको बताता हूं। सबसे पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लोग उसको
उस पे भरोसा करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के मान लो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लोग उस पे भरोसा करते हैं, तो तो ये उस कंपनी ने खुद से बनाया है मेहनत करके, उसके लिए किसी को पेमेंट नहीं करी, तो ये उनकी क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और अगर पेमेंट नहीं करी तो फिर उसकी एंट्री नहीं बनेगी, न वो हमारे काम का है, हम उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इट जनरेट्स ऑटोमेटिकली बाय एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस गुडविल। इस गुडविल के लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, और ये हमारी कवरेज का पार्ट है नहीं। हम ये पढ़ने जा रहे हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या है, सुनो बेटा। परचेज्ड गुडविल कहते हैं इट इज अक्वायर्ड बाय परचेजिंग कंपनी फ्रॉम वेंडर कंपनी। अब इसका मतलब, जैसे बेटा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड, या मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। देखो, आपने सुना था हमारे पास एक उबर ईट्स था, उबर ईट्स था और एक जोमेटो है। जोमेटो ने उबर ईट्स को परचेज कर लिया, तो ये बताओ उबर ईट्स के पास जो एसेट्स रहे होंगे उसकी तो पेमेंट करी होगी, उबर ईट्स की अपनी एक गुडविल भी तो थी, उसकी भी पेमेंट करी होगी ना। अब वो सेल्फ जनरेटेड नहीं हो सकता, वो खरीदा गया है। समझ गए ना, किससे खरीदा गया है, वेंडर कंपनी से, जो बिकने वाली कंपनी थी, वेंडर कंपनी से परचेजिंग कंपनी ने खरीदा है। तो हमारी कवरेज ये है, परचेज्ड गुडविल होती है इट इज अक्वायर्ड बाय परचेजिंग कंपनी फ्रॉम वेंडर कंपनी इन द स्कीम ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस अक्वायर करती है, तो इस टाइम पे वो गुडविल के जो पेमेंट करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसी को परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आई। तो गुडविल रेपुटेशन है, लेकिन कब, जब फर्म प्रॉफिट जनरेट करे। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस रेपुटेशन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। हाँ, और हम सेल्फ जनरेटेड नहीं बल्कि परचेज्ड गुडविल की पढ़ाई करने जा रहे हैं AS 26 के हिसाब से। तो कुल मिला के हम ऐसे भी सम अप कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट गुडविल ऑफ अ कंपनी इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ बिजनेस एक्विजिशन ओनली। किसी भी कंपनी की, बेटा आप बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमें पढ़नी नहीं, परचेज्ड गुडविल पढ़नी है। परचेज्ड गुडविल तब आएगी जब हम किसी दूसरे का बिजनेस खरीदेंगे, तो तभी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो तब कैसे वैल्यू की जाएगी वो चीज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं वैल्यूएशन मेथड पे। ये तो चलो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब वैल्यूएशन मेथड में बेटा हमारे पास दो मेथड हैं। कुछ मेथड हैं जो एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड हैं, कुछ मेथड हैं जो सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं एवरेज और सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखो बेटा, एवरेज और सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखो, आ, ऐसा है, आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, जितना पैसा लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया उतना ही पैसा लगा के आपने भी बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब आप सब लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, आप सभी लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हो और मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो मैं आपसे जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, यही क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो यही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गई। तो कुछ मेथड्स हैं जो सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड हैं और कुछ एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब, मेरा कभी का प्रॉफिट ये है, कभी का प्रॉफिट ये है, कभी का प्रॉफिट ये है, कभी प्रॉफिट ये है, इनके एवरेज पे कुछ बेस्ड है ना। इसको हटा दो बेटा, ये हटा देना। अच्छा, तो हम दो तरह के मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सबकी करेंगे, जिस पे क्वेश्चन कैलकुलेट करवाना चाहेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई। तो हम लोग को ये मेथड पढ़ने हैं, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसमें हम अब एक एक करके शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम यहां से शुरू करेंगे। सब लोग हेडिंग लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। कॉन्सेप्ट नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड।
लिखिए, गुडविल इक्वल्स टू FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, the whole multiplied by number of years purchased. Numbers of year purchased. इसी को और मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई number of years purchased. Number of years purchased. लिख लिया? चलो अब मैं इतनी बात बेटा बता दूं, फिर आगे देखिए। देखो अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं जो आपको बात बता रहा था वही बात यहाँ पे लिखी गई है। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ सब लोग देखेंगे, ये A है, ये B है, ये C है। अब क्या हुआ बेटा कि जितने पैसे A ने लगा के बिजनेस शुरू किया, उतना ही पैसा B ने लगा के बिजनेस शुरू किया, उतना ही पैसा C ने बिजनेस लगा के शुरू किया। तीनों ने कैपिटल एक बराबर लगाई, है ना। अब ये बताओ, मैं कह रहा हूं A ने मान लो 5 लाख की कैपिटल लगाई, B ने भी 5 लाख की कैपिटल लगाई और C ने भी 5 लाख की कैपिटल लगाई। अब मुझे एक बात बताओ पहले, जो कैपिटल ज्यादा लगाता है उसका बिजनेस और बड़ा होगा तो उसको प्रॉफिट और ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। तो सबने बराबर कैपिटल लगाई। अच्छा, अब ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं बेटा, उसमें मान लो 10% का प्रॉफिट है। थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने कहा सबने 5 लाख रुपए लगाए और इनके बिजनेस में 10% का प्रॉफिट है। ये पहले से ही डिसाइडेड, हर बिजनेस का एक ट्रेंड होता है ना प्रॉफिट का। जैसे आप सुनते हो मेडिसिन में मैक्सिमम 30% का प्रॉफिट होता है, तो वैसे इनके बिजनेस में मान लो 10% का प्रॉफिट है, ठीक है। अब 10% का प्रॉफिट है तो 50,000 ये कमा रहे हैं, 50,000 ये कमा रहे हैं, 50,000 ये कमा रहे हैं। जब ये अपनी अपनी एनालिसिस करते हैं बेटा, तो ये 50 कमा रहे हैं, ये 50 कमा रहे हैं, ये आदमी 80,000 कमा रहा है। तो 50 से ऊपर इसने जितना कमा लिया, इसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ गए? अब यही मैंने लिखा है, ध्यान से सुनना, ये है सुपर प्रॉफिट। मतलब इसने 30,000 एक्स्ट्रा कमा लिया, ठीक है। अब पहले मैं यहां तक बता दूं आपको बात। देखो ये 5 लाख क्या थी, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है 5 लाख, ठीक है। बताओ फटाफट, ये 10% क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, और आसानी से समझ लो, जो व्यापार आप कर रहे हो उसमें बचत कितनी है, कितना कमा लेता है एवरेज आदमी, तो ये है 10%। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट आया था 50,000, ठीक है। और मैंने अपना प्रॉफिट का जब एवरेज निकाला तो ये आया 80,000। दिस इज माय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं। अब से आप बोलोगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, पहले जो कुछ बोलते थे सब ठीक था, ठीक है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा जो ये डिफरेंस होगा सुपर प्रॉफिट। ये देखो, ये डिफरेंस हुआ सुपर प्रॉफिट, इसका डिफरेंस आ जाएगा 30,000। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे।
अब इसको अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने यहां पे 3 लिख दिया, तो हमारे पास 90,000 की मेरी गुडविल आ गई। अब सुनो, इधर देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है आपने 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 मैंने सबने 5-5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। आप लोग 50,000 कमा रहे हो, मैं 80,000 कमा रहा हूं, मैं आपसे 30,000 ज्यादा कमा रहा हूं, और ऐसा 3 साल तक कमाऊंगा। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ, जितना मेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आप पे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कि भविष्य में मैं 3 साल तक और कमाऊंगा, तो 3,000, 30,000 पहले साल, फिर 30,000 दूसरे साल, फिर 30,000 आखिरी साल, तो कुल मिला के मैं 90,000 कमाने वाला हूं। और अकाउंट्स कहता है अगर ये मेजर हो सकता है तो यही गुडविल है। बात समझ में आई बेटा? तो हम ऐसे करेंगे, अब रटना मत, ऐसे दिमाग में बैठा लो कि कोई एग्जाम में फॉर्मूला तो हमें लिखना नहीं है, हम अपने दिमाग में बैठा लें मैंने क्या कमाया, मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या कमाया। गुडविल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा ही कमाया होगा, और जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे हर बिजनेस का एक रिटर्न होता है, तो कैपिटल को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर प्रॉफिट में से माइनस कर दें, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या हो गया कि मैं कितने दिन तक ये मेंटेन कर पाऊंगा, है ना, कितने दिन तक हम मेंटेन कर पाएंगे, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ यहां तक ठीक है? अब बेटा सुनो, अब क्या होता है अगर मैं सारी जानकारी आपको दे दूं तो इसमें कुछ बचता नहीं है। कभी कभी हमारे लेवल पे ऐसे ही आते हैं, कभी कभी इस पे हमें वो परेशान करते हैं, ये नहीं बताएंगे। कैपिटल तो बतानी पड़ेगी, कैपिटल ढूंढने का कोई तरीका थोड़े ना है, जिसने बिजनेस में जितनी कैपिटल लगाई ये पहले से ही निश्चित होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज करना अभी हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं सीखते, है ना, ये वैल्यूएशन में सिखाया जाता है, तो हम पे इस पे हमको बहुत परेशान किया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो आओ, लिखो जरा। मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लिखिए। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट means expected profit after business acquisition that will be calculated on the basis of past profit of vendor company of vendor company। ठीक है, अब जरा सब लोग सुनो बेटा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम किसी का बिजनेस अक्वायर करके भविष्य में कमाएंगे, वही क्या होगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक बात बताओ, वीआई ने वोडाफोन और आइडिया दोनों को खरीद लिया, है ना? अब कहने की बात तो ये है कि वोडाफोन आइडिया एमएलगेमेट हो गए, लेकिन अकाउंट्स में हम लोग ऐसे करेंगे, अब ये तो लिक्विडेट हो गए ना,
इनकॉर्पोरेट तो ये हुई। तो अब ऐसे कहा जाएगा एक नई कंपनी आई जो इन दोनों को खरीद गई। तो अभी एक वी आई नाम से कोई नई कंपनी आती, न्यू एंट्रेंट होती, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के लिए, है ना। लेकिन इनकी कुछ तो गुडविल थी ना, भले ये लॉस में थे। तो इनको खरीदने से इनका जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जितना बढ़ जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब बेटा बहुत डीप में तो हमारे यहाँ नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मैं जरूर इस पे बताऊंगा। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लिखिए स्टेप 1, टेक पास्ट प्रॉफिट ऑफ वेंडर कंपनी as a base for expected profits ब्रैकेट में लिखेंगे इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन we should consider all the given profit whether these are given for 3 years or 5 years or for 1 year. Step 2, बेसिक फॉर्मेट। अब कोई फॉर्मेट नहीं बनाना होगा, लेकिन मैं इसी के थ्रू आपको बता पाऊंगा कैसे कैसे काम होता है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ऐड कर दिया टैक्स एक्सपेंस, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें एडजस्टमेंट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद एबनॉर्मल इनकम लेस कर दी जाएगी। फिर इसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
इनकम लेस कर दी जाएगी। फिर इसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, लेस करना होगा तो लेस करेंगे। एडजस्टमेंट relating to change in accounting policies of purchasing company adjustment relating to errors in past profit revaluation of operating current assets and current liabilities आ जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका एवरेज निकाल लेंगे तो आ जाएगा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें एडिशनल एक्सपेंस या सेविंग्स प्लस माइनस कर देंगे, आ जाएगा फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें टैक्स एक्सपेंस माइनस कर देंगे, बेस्ड ऑन फ्यूचर रेट, और आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यहां तक लिख के बताओ जल्दी। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। सब लोग ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ का लॉजिक बताऊंगा, ना आप रट सकते हो ना मैं रटवाऊंगा। इससे बस एक दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। ये एक जगह लिख लिया हम लोगों ने जिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने इसमें से आएगा, एक आएगा, दो आएगा, 3 पॉइंट आएंगे, सारे नहीं आएंगे। अब सुनो मेरी बात। अब देखो बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर निकालना पड़ा तो कैसे हम निकालेंगे। अब हम ये बताओ मुझे सब बच्चे, अब देखते जाओ बेटा, सुनो ये बताओ, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आप पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम पीएनएल बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाता है,
जो एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ लिखते हैं, जो इनकम होती है यहाँ लिखते हैं, और इसके बदले में आता है नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता है इसमें से हम लोग सरकार के पास टैक्स जमा करवा देते हैं। जो बच जाता है ये नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है, आफ्टर टैक्स हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर बेटा क्वेश्चन में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दे रखा है तब तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, अब मैं ये बात बताने जा रहा हूं। सुनो, एक बात बताओ, देखो सब लोग इधर और खूब ध्यान देना बेटा। ये बताओ, आप इसमें से कोई सा भी मेथड लगा लो, क्या बिना प्रॉफिट के आप गुडविल निकाल सकते हैं? नहीं, ध्यान देना मेरी बात पे। अच्छा, वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? पीएनएल से आएगा, वो पीएनएल से आएगा। अब बेटा बड़ी दिक्कत है, सुनो, अगर पीएनएल से आएगा तो ये बताओ, सब बच्चे सोचना, अगर किसी के यहां आग लग गई, लॉस बाय फायर हो गया, वो पीएल में आता है कि नहीं आता? आता है। ध्यान से सुनना, लॉस बाय फायर अगर पीएल में डेबिट हो गया तो प्रॉफिट तो कम हो गया, और इसी कम प्रॉफिट से ही गुडविल निकालेंगे तो गुडविल गलत आएगी। उसमें उस बेचारे की क्या गलती? आग तो किसी के यहां भी लग सकती है, इट इज नॉट इन कंट्रोल। हाँ, आप गुडविल का मेजरमेंट कर रहे हो प्रॉफिट को बेस बना के, जब प्रॉफिट ही गलत होगा तो गुडविल तो गलत आनी ही आनी है, तो हमें प्रॉफिट को शुद्ध करना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन। समझ गए ना? बात सुनना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में केवल ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट लिखते हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी से। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया सेल जो हो गई, वहां से जो आया वो यहां लिखा, बाकी यहां डाल दिया। तो भाई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, वो भी पीएल में भेज दी जाएगी, नॉमिनल इनकम है। अब लॉटरी जीत गए तो उससे उसको यहां जैसे लिखोगे लॉटरी इनकम, नेट प्रॉफिट बढ़ा देगी, वो गुडविल भी बढ़ जाएगी। क्या लॉटरी जीतना ये कोई गुडविल वाला काम है? नहीं। तो हमारी जो गुडविल होनी चाहिए वो रेक्टिफाइड होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो हम यहां पे वो चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो हम करते क्या हैं, उल्टा चलते हैं। देखो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये दिया होगा तो पहले इसमें हम टैक्स जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने का मतलब हम पीएल में घुस गए, हम पीएल में घुस गए। अब हम पीएल वाले प्रॉफिट को लिखेंगे। अब जो फालतू की चीजें हैं, जो एबनॉर्मल चीजें हैं, या और भी तमाम सारी जो अननेसेसरी चीजें इसको बढ़ा रही हैं, उनको हम हटा देंगे, यहां से न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और जो इसको कम कर रही हैं उनको बढ़ा देंगे। तो ये मेरा प्रॉफिट ठीक प्रॉफिट आ जाएगा, और मैं उससे गुडविल निकालूंगा, क्योंकि प्रॉफिट में कोई भी कमी है तो गुडविल की गलत कैलकुलेशन होगी, और फिर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, गलत पेमेंट करके आएंगे। ठीक है? अब ये देखो क्या है, हर चीज का लॉजिक है। तो ये देखिएगा, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा, ये 3 साल ऐसे ही बना दिया है मैंने कि आपको समझ में अच्छे से आएगा। उसमें टैक्स जोड़ लिया तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो मेरे पास ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। ध्यान से देखना बेटा। अब उसके बाद अब मैंने इसको देखा, अगर इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब ऐसे याद कर लो, लॉस बाय फायर, तो इससे ये कम हो गया होगा। तो ये देखो, इसको मैंने जोड़ दिया, जिस पे ब्रैकेट लगा है वो घट रहा है, जिस पे नहीं लगा है वो जुड़ रहा है। तो मैंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसमें इस बेचारी की क्या गलती? आगे पढ़िए, एबनॉर्मल इनकम, लॉटरी लगने से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो मैंने तुरंत इसको घटा दिया। फिर आगे सुनिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम। अब सुनना बेटा, मेरी तरफ देखो, देखो ये बताओ किसी को, ये तो चलो यहां तो खत्म हो गया हम लोग का ये ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये पीएनएल है, यहां तक पीएनएल में यहां लिखते हैं बाई जीपी। अब ये बताओ, जीपी के अलावा जहां से जो भी इनकम होती है, हर एक इनकम फाइनली आके पीएल में इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये बताओ, मान लो किसी कंपनी का ये ट्रेडिंग पीएल है, किसी सोल प्रोप्राइटर का है, तो बेटा उसने पक्का कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी तो कर रखी होंगी, एफडी कर रखी होगी, डिवेंचर्स खरीद रखे होंगे, उसका इंटरेस्ट आएगा। वो इंटरेस्ट आएगा तो उसको यहां क्रेडिट कर लोगे,
क्रेडिट करने से ये बढ़ जाएगा, गुडविल गलत आएगी, इंटरेस्ट तो कोई भी कमा लेगा, इसमें तुमने कौन सा गुडविल वाला काम कर दिया है? समझ गए ना? तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह की, अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल इनकम हो गई, अगर कोई नॉन ट्रेड इनकम है तो घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि उसने प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा। और नॉन ट्रेड एक्सपेंस होगा तो ऐड बैक कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आगे सुनो, ये यहां लिख दिया है, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो उसको भी सेटल कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस का मतलब, सब बच्चे देखो इधर, प्रॉफिट लॉस का मतलब, मैंने 90 रुपीज में शेयर खरीदा था, आज 40,000 का चल रहा है, बेचूंगा तो प्रॉफिट नहीं होगा? तो उससे बिजनेस से क्या लेना देना? तो प्रॉफिट होगा तो लिखूंगा तो पीएल में ही, प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल गलत निकल के आएगी, उसको न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए। पीएल बिल्कुल सही है, पीएल में कोई कमी नहीं है, लेकिन गुडविल निकालने के लिए वो ठीक नहीं है। आई बात समझ में? तो मैं उसको ठीक कर लूंगा। फिर आगे, अब मेरी बात सुनना, इधर देखो, सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि किसी कंपनी ने 1 2 3 4 साल एसएलएम लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन, 4 साल लगाया, 3 साल लगाया। अब यहां कह रहे हैं यहां से डब्ल्यूडीवी लगाएंगे और बैक डेट से लगाएंगे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पढ़ा है कि नहीं पहले ये बताओ? ठीक है, आजकल ये बंद हो गया है, अब मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, रिट्रोस्पेक्टिव अब नहीं होता, रिट्रोस्पेक्टिव अब नहीं होता। अब ये, अब जो कुछ होगा वो यहीं से होगा, बैक डेट से कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब मान लो ये एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे आ गए, है ना? तो ये बताओ, एसएलएम से मान लो 10 का डेप्रिसिएशन आ रहा था। अच्छा, बैक डेट से लगता कैसे था? पहले एसएलएम की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर डब्ल्यूडीवी की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जैसे पहले साल एसएलएम वाली 1 बराबर होगी, डब्ल्यूडीवी वाली मान लो 10 होगी, 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, ये घटती जाती है। अच्छा, अब आपको डब्ल्यूडीवी लगाना है तो इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल, अब ये आ गया 34, इसका टोटल आ रहा है 30, है ना? खैर चौथे साल तो मान लो बराबर ही हो जाएगा। अब यहां तक देख लेंगे तो ये हो गया 27। डब्ल्यूडीवी से कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 27। एसएलएम से कितना लगा रखा है? 30। 3 ज्यादा लगाया है, कहां लिखा होगा? पीएल के डेबिट में, क्रेडिट में लिख देंगे, बैलेंस हो गया। इसको बोलते थे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की एडजस्टमेंट। तो ये बताओ, इस तरह के एडजस्टमेंट की वजह से भी तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अगर ऐसी कोई बात है बेटा तो हम उसको भी ठीक करेंगे, उसको भी ठीक करेंगे। ठीक है, फिर आगे सुनो बेटा, हमारे अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दी थी। आप सबने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा होगा फाउंडेशन में, तो उसमें क्या पढ़ते थे? कुछ गलती ट्रायल बनने से पहले पकड़ में आ जाती हैं, कुछ ट्रायल के बाद फाइनल अकाउंट बनने से पहले, और कुछ फाइनल अकाउंट भी पैक होने के बाद अगले साल पकड़ में आती है। तो अगर कोई गलती हो गई और उस गलती में नॉमिनल अकाउंट शामिल है तो पक्का मेरा प्रॉफिट गलत हो जाएगा, तो मुझे उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा, वरना गुडविल गलत हो जाएगी। तो ये हमने लिखा है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पास्ट प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसके बाद करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब हुआ? बैलेंस शीट में तो डेटर लिखे हैं 7 करोड़ के, उसमें से 6 करोड़ अकेले विजय माल्या ने ले रखा है, तो रिवैल्यूएशन होना चाहिए, है ना? तो वो 6 करोड़ कहां जाना चाहिए? पीएल में, है ना? प्रॉफिट कम करेगा वो, तो क्या होगा बेटा? ये हमें इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके शुद्ध प्रॉफिट आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब देखो, हमने क्या किया, हम इधर से गए ऊपर, इसको ठीक कर लिया, फिर लौट के यहीं आए हैं। अब इसमें से टैक्स घटाएंगे, फिर यहां आएंगे और गुडविल इसी से निकालेंगे। अब ये देखो क्या लिखा हमने लिखा अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, अब इसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज मतलब सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 साल का होगा 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसमें कोई एक्सपेंस माइनस करना है तो वो माइनस करेंगे। अब जैसे कोई एक्सपेंस है वो 3 साल से बिलोंग नहीं करता तो वो हम यहां से माइनस कर देंगे। अब ये फाइनल प्रॉफिट आ गया, इसमें से टैक्स घटा देंगे, अब हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और फिर इसको यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। बताओ समझ में आ गई बात? तो सुनो बेटा, रटने वाली कोई बात नहीं है। देखो,
बढ़िया बिजनेसमैन वो है जिसकी ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है। लॉटरी लगने से तो किसी को भी फायदा हो जाएगा, आग लगने से किसी को भी नुकसान हो जाएगा। अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है तो हम बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की इनकम को नेग्लिफाई कर देते हैं, एक्सपेंसेस को नेग्लिफाई कर देते हैं, फिर हमारा करेक्ट प्रॉफिट आता है, उससे हम ट्राई करते हैं कि करेक्ट गुडविल निकालें। हालांकि कितनी कैलकुलेशन पढ़ लो फिर भी कहा जाता है कि गुडविल को हम करेक्टली इवेलुएट कभी नहीं कर सकते, एक बस अप्रोक्सीमेशन लग पाता है। कोई सा भी मेथड लगा लो, कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, कितनी पढ़ाई कर लो, समझ गए ना। तो ऐसे हम लोग करेंगे। अब मुझे बताओ फटाफट, पहला काम क्या करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे। क्यों, क्योंकि ऐसे दिमाग में बैठा लो, पीएल में जाना है, उसमें टैक्स जोड़ लिया, पहुंच गए पीएल में। अब पीएल में जो फालतू की इनकम जो हमारे काम की नहीं थी उसको हमने न्यूट्रलाइज कर लिया, जो एक्सपेंसेस थे उनको न्यूट्रलाइज कर लिया। एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट को घटाया होगा, हम बढ़ा देंगे, इनकम ने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, हम घटा देंगे। जब सब ठीक हो गया तब हम एवरेज निकाल लेंगे। अच्छा सर ये 3 साल का ही करेंगे, नहीं, जितने साल का आपको डेटा दिया होगा उतने साल का करना। 5 साल का दिया होगा 5 साल का करना, सबका एवरेज निकाल लो, एक हो गया, उसमें से खर्चे घटाओ, टैक्स जमा करो, अब इस प्रॉफिट को अपने फॉर्मूले में यूज करो। आई बात समझ में। तो अब आज भी था यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाएंगे तुम लोग का।